जाए। लेकिन यहां जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। यहां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि आईनी सरबराह हैं, पार्लिमान का वो हिस्सा हैं और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी हैं, इस वक्त सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। लिहाजा जब उसने ट्वीट कर दिया, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि उसने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इस बिल को, इन दोनों बिल्स को, तरमीमी बिल आर्मी एक्ट वाला, तरमीमी बिल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला, कि इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। और न सिर्फ वापस भेजने का कहा एक दफा, बल्कि टाइम एंड अगेन उनसे पूछा और उनका स्टाफ उनको बताता है कि हां जी हमने कंप्लाई विद कर दिया आपके ऑर्डर को। लेकिन बदकिस्मती से और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल पूरे मीडिया ने यह चलाया और उसकी तस्वीर के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि उन्होंने इन दोनों बिल्स के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, सबसे पहला, क्या ये किसने उनको इंफॉर्मेशन दी मीडिया को कि जनाब ये दस्तखत हो चुके हैं? और मीडिया का क्या वो सोर्स था, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह गई है कि वो ऐसे स्टेटमेंट जारी कर दें और सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो उसको कॉपी करें और ये कहें कि जनाब अलवी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए, हालांकि उन्होंने दस्तखत नहीं कर दिए। और आज भी गवर्नमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उसने उसको सर्टिफाइड किया है कि सदर अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए, उसकी असेंट नहीं दी। जब उसकी असेंट नहीं दी तो फिर वो एक्ट कैसे बन गया? अब वो तस्वुर क्या कर रहे हैं? वो तस्वुर ये कर रहे हैं कि चूंकि उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न नहीं किया, लिहाजा वो ऑटोमेटिकली लॉ बन गया। पहली बात तो यह है कि ये आइन की रूल 75 के खिलाफ है। लेकिन दूसरी बात पे हम आते हैं कि जब उसने अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को, अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इसको रिटर्न कर दें, तो मीनिंग देयर बाई कि उनकी इंटेंशन, उनकी एडवाइस दैट शुड बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट, मीनिंग देयर बाई दैट हैज नॉट बिकम ए लॉ। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि आईनी सरबराह सदर ममलकत की उस एडवाइस और उस क्लैरिफिकेशन के बाद उस एक्ट को और उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करें। और अगर वो नहीं करते हैं तो हम पीटीआई की कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक इसको फौरी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि ये कानून आइन के मुतसादिम है, ये कानून जारी नहीं रह सकता, ये कोरम नॉन जुडिस है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, इट हैज नो लीगल वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज सच, और इसको फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जल्दबाजी में ये पार्लिमान ने ये क्यों किया था? पार्लिमान बेसिकली रबर स्टैम्प बन चुकी थी। इनके अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि 25 से 35 करोड़ रुपया लेकर एक एक यूनिवर्सिटी का बिल पास कराया गया। तो क्या इसके ऊपर उनके खिलाफ तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी पार्लिमान जो जुमा बाजार लगा दे ऐसे बिल्स का आखिरी अपने 10 दिन के अंदर अंदर, क्या उसकी कोई वैलिडिटी है? क्या उसकी कोई लीगैलिटी है? क्या उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है? मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी तहकीकात होने की जरूरत है। उसके साथ साथ आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की साबका जजमेंट्स की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री लॉज और मिलिट्री कोर्ट्स नहीं ट्राई कर सकती, लिहाजा ये सिविलियन सुप्रीमेसी के भी खिलाफ है। तो उस वजह से ये मिली भगत करके स्टाफ के साथ मिल के जिन लोगों ने इस एक्ट को पास कराया है, ना सिर्फ वो मुजरिम हैं, उन्होंने जुर्म का इर्तकाब किया है, ना सिर्फ उनके खिलाफ क्रिमिनल फौजदारी मुकदमात दर्ज होने चाहिए,
बल्कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी मुकदमात भी दर्ज होने चाहिए और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उस पर उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पे सू मोटो नोटिस लेना चाहिए कि क्या इस मुल्क में आईनी तौर पर कोई आईनी इदारा बाकी रह गया है कि जिसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर ना हुई हो, जिसकी साख मुतासर ना हुई हो। क्या ये मुल्क, जैसे हम माजी में बड़े अरसे से 8 महीने से कह रहे हैं कि ये मुल्क बेआईन हो चुका है, इस मुल्क में 2 सूबे गैर आईनी तौर पर चलाए जा रहे हैं, इस मुल्क में 17 करोड़ आबादी केपी और पंजाब की गैर आईनी तौर पर हुकूमतें बैठी हैं, अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सीसीआई में बैठ के फैसले करते हैं। तो लिहाजा ये जो कुछ तरीका है वारदात अडॉप्ट किया गया और इसके साथ साथ इलेक्शंस को डिले कराने के लिए जो हरबे इस्तेमाल हुए, वो सारी चीज़ें अब आपको समझ आ जानी चाहिए, कौम को समझ आ जानी चाहिए कि ये तर्ज अमल इसलिए अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का जो ट्रू स्पिरिट और जो तकाजा है उससे रूगर्दानी हो सके। ये हमारा एक एस्पेक्ट था। अब दूसरा एस्पेक्ट साइफर के हवाले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है। एक बात तो आपको बता दें, साइफर के हवाले से ये मैटर, साइफर ओरिजिनल किसके पास होता है? साइफर ओरिजिनल होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास। एक कॉपी उसकी होती है, दूसरी उसकी कॉपी भी नहीं बनती, वो कोडेड फॉर्म में होता है। उसका मफहूम लिख के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स वो 4 अशखास को भेजता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन सेनेट आई थिंक, उनको भेजता है। अब उसके ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो कॉपी आती है, वो मैटर कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट में वो डीक्लासिफाई होता है, यानी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वो नहीं रहा। डीक्लासिफाई होने के बाद उसको रेफर किया जाता है टू द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी विच इज द हाईएस्ट फोरम रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इश्यूज। फिर उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मार्च करने का हुक्म देती है और मिनट्स बनते हैं और वो साबित होता है कि एक फॉरेन स्टेट ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। और फिर उसके बाद उस जमाने में इमरान खान साहब एक कमीशन बनाते हैं जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, जो कि वो माजरत कर लेते हैं। इस दौरान स्पीकर के जरिए और प्रेसिडेंट साहब के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर के वो कंटेंट्स भेजे जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, तो उसके ऊपर कमीशन नहीं बनता। फिर इस दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है। फिर दोबारा ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हेडेड बाई शहबाज शरीफ साहब जाता है। फिर उसके दोबारा मिनट्स बनते हैं और उसके अंदर असद मजीद को एम्बेसडर को तलब किया जाता है। वो आकर उन कंटेंट्स की तस्दीक करते हैं, ना सिर्फ उनकी तस्दीक करते हैं बल्कि उसको corroborate करते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस एक्सप्लेनेशन के साथ वो मिनट्स बनते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये तकरीर फरमाते हैं कि जनाब इसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू है। तो मुझे बता दें वो धमकी आमेज गुफ्तगू फिर क्या थी। और फिर ना सिर्फ धमकी आमेज गुफ्तगू का जिक्र होता है बल्कि वहां कहा जाता है कि हम एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन या कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं बनती, इसलिए कि पूरा झगड़ा इस बात पे रहा कि मुदाखलत तो हम तस्लीम करते हैं लेकिन साजिश तस्लीम नहीं करते हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि हुजूर साजिश में तो आप खुद मुलव्वस हैं, तो आप अपने खिलाफ क्यों इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, अपने खिलाफ क्यों तहकीकात कराएंगे? तो जब मुदाखलत एडमिटेड है तो उसके कंटेंट्स एडमिटेड हैं, साइफर की आज भी मौजूदगी एडमिटेड है, और फिर इत्तेफाक से साइफर की कंटेंट्स टू सम एक्सटेंट लीक हो जाते हैं इंटरसेप्ट के जरिए। जब सवाल किया जाता है अमरीकी तर्जमान से तो वो उसको डिनाई नहीं करते, तो वो कहते हैं कि 2 सफीरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है,
لہٰذا یہ اسٹیٹ لیول پہ ہم نے نہیں کیا. تو مجھے بتا دیں اس کنٹینٹس کے ایڈمیشن کے بعد کیا اس میں کوئی شک و شبہ آج باقی رہ گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کے سازشی کرداروں کو آگے لانے کے لیے انہوں نے عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہاں کے ہینڈلرز اور لوکلز کو ساتھ ملا کر کے جو واردات کی ہے، کیا اس کے سازشی کردار آج مدعی نہیں بن کے بیٹھے ہیں؟ یعنی جو مجرم ہونے چاہیے اس قوم کے، آج وہ مدعی بن کے بیٹھے ہیں. اور جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لیا، جنہوں نے ملک کی خود مختاری کے اوپر سٹینڈ لیا، آج ان کو آپ ملزم بنا کے بیٹھتے ہیں. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. اور کتنا، اور پھر اس سے آگے آپ بڑھیں تو ہو از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو ڈیسائیڈ دس ایشو، کہ کون سا ایشو جو ہے ڈی کلاسیفائی ہونا چاہیے اور اس پہ کیا پالیسی ڈیسیژنز ہونے چاہیے. دیٹ از دی کیبنٹ، دیٹ از دی پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز. یہ رولز آف بزنس کے مطابق بھی، مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ کے مطابق بھی، جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ پیج 808، اور آئین اور قانون کے مطابق بھی اور رولز آف بزنس کے مطابق بھی وہ کیبنٹ ہے. اور کیبنٹ جب فیصلہ کر لے کہ ملک کو، قوم کو ایک انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، جب قوم کو اعتماد میں لینا ہو تو وہ فیصلہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ نے کرنا ہے. یہاں بدقسمتی سے جب انٹرسیپٹ کا یہ معاملہ سامنے آ گیا تو یہاں کے اداروں میں کھلبلی مچ گئی. ان کو یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم سے سوال کیا جائے گا، کل دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، پھر جو سازشی کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے. تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں. اور یہ ایف آئی آر جو 15/8 کو کاٹی گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی آر 15/8 کو کٹ گئی تھی تو پھر کیا وہ وجوہات تھیں؟ نہ تو اس ایف آئی آر کی کاپی کسی میڈیا پرسن کے پاس تھی، اور ہم نے مسلسل جدوجہد کی اور کوشش کی کہ ہمیں کاپی مل جائے، ہمیں بھی کاپی نہیں ملی تاکہ ہم بیل بیفور ارسٹ کرا سکیں. اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. میننگ دیئر بائی آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے بعد سینئر موسٹ لیڈرشپ میں آتے ہیں. اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے، اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی، اگر ان فیور آف دی اگینسٹ دی عمران خان